हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप। होपफुली आपकी तैयारी जो है सेमेस्टर की वो अच्छी चल रही होगी। आप किसी तैयारी को और इन्हेंस करने के लिए, आपकी इस तैयारी को और इम्प्रूव करने के लिए मैं आपके साथ ला रहा हूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो कि बीटेक की फर्स्ट सेमेस्टर में है। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ये खास तौर पे एकेटीयू स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है कि आप उन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ के जाएं जो टॉपिक्स आपके इंजीनियरिंग मतलब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नई टॉपिक्स जुड़ी हुई है। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको नए टॉपिक्स को और अच्छे समझना पड़ेगा। और ये जो मेरा पहला वीडियो है ये एज अ सैम्पल है कि आपको ये बताना है कि मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर आपको लगता है कि मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना वो डिसाइड करूँगा। चलो एक सैंपल लेते हैं। अपने जूनियर्स के लिए एक फीडबैक लेना है मेरे को कि क्या मैं पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। पहला टॉपिक जो है आपका बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, इन एडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिज्म। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि लिमिटेशन क्या थी, क्लासिकल थ्योरी की या क्लासिकल मैकेनिज्म की क्या लिमिटेशन थी। अब देखो मेरा जो मेन फोकस होगा ना वो आपको चीज़ों को रटाने पे नहीं बल्कि उसको समझाने पे कि आप चीज़ों को समझ के कैसे लिख पा रहे हो। क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें आप रट के जाओ 3 से 4 लाइन वो एग्जाम में लिखने में आप भूल जाओ, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ के जाओगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एग्जाम में लिख पाओगे। अब अगर हमें बात करना है लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिज्म की, तो भाई किसी चीज़ की लिमिटेशन तो हम तभी बता पाएंगे ना जब हमें उसके बारे में पता हो। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं क्लासिकल मैकेनिज्म का कि क्लासिकल मैकेनिज्म होता क्या है। तो ये किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि हमें पता है, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है आराम बहुत अच्छे से, फिर क्लास 11th में भी उसका डिटेल वर्जन में पढ़ा है कि क्या थे न्यूटन्स ऑफ लॉ। जैसे फर्स्ट लॉ में उन्होंने इनर्शिया के बारे में बताया था, सेकंड लॉ में उन्होंने मोमेंटम के बारे में बताया था, एंड थर्ड लॉ में क्या था, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो जो क्लासिकल मैकेनिज्म थी वो किस पे बेस्ड थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, डील विथ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक दूसरा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल होते हैं जिसको हम देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया। हम जो व्हीकल से देख रहे हैं, जो रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रक कार कोई भी चीजें मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, तो वो क्लासिकल मैकेनिज्म क्या थी, उस पर बेस्ड थी या फिर उसको एक्सप्लेन करती थी, उसके बारे में बताती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेन जा रही तो उसकी स्पीड क्या है, दो ट्रेनों के बीच में रिलेटिव स्पीड्स क्या है, उन सारी चीज़ों को क्लासिकल मैकेनिज्म में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। थर्ड क्या है, डिस्क्राइब द मोशंस ऑफ बॉडीज। मतलब इन क्लासिकल मैकेनिज्म साइंटिस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ particles which we can see with our naked eye. For example, about the revolution of earth around sun and revolution of moon around अर्थ। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या क्लासिकल मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से बताया गया। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है। अगर अर्थ हमारी सन का रिवॉल्यूशन कर रही है तो कैसे कर रही है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की चीज होती है जिसकी वजह से ये जो अर्थ है वो सन का रिवॉल्यूशन लगाती है। तो मोटा मोटा बात अगर बात करें तो इन सारी चीजों को क्लासिकल मैकेनिज्म में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। और चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिज्म लाइट इज अ वेव। मतलब लाइट के वेव वाली बिहेवियर को क्लासिकल मैकेनिज्म में बताया गया। मतलब जैसे हमें पता है ना लाइट के डुअल बिहेवियर होता है, कहीं कहीं वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, ठीक है, कि लाइट इज मेड ऑफ अ पार्टिकल, और कहीं कहीं लाइट इज अ मेड ऑफ अ वेव या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ अ वेव बताया जाता है हमें। तो क्लासिकल मैकेनिज्म ये चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि लाइट का जो है वो पार्टिकल बिहेवियर भी होता है। उसने क्या बताया कि लाइट जो है वो क्या है, लाइट इज अ वेव। ठीक, अब आपको एक थोड़ा थोड़ा मतलब आइडिया हो गया ना क्लासिकल मैकेनिज्म थी क्या। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई होगी तो मैं नहीं कहता कि आप ये 4 पॉइंट रट के जा रहे हो या फिर 1 बाई 1 इसको देख के जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, नहीं। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, अब लिमिटेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन अबाउट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अभी मैंने आपको बताया दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक हो गया
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और दूसरा क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आर दोस पार्टिकल विच वी कांट सी विद आवर नेक्ड आई। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ये सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक, ये हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें सन की, मून की, तो इन सारी चीजों को क्या हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो इन सभी के रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बारे में तो क्लासिकल मैकेनिज्म ने बहुत अच्छे से डील किया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे और अदर ऑब्जेक्ट्स विच वी कांट सी विद आवर नेक्ड आई was not described by classical mechanism. So these are the limitation of classical mechanism. ठीक है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरी में लिमिटेशन क्या थी क्लासिकल मैकेनिज्म की, तो जो दूसरी क्या कहते हैं लिमिटेशन थी, वो क्या थी, फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखो इसको आप थोड़ा डिटेल में समझना। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिज्म उन्होंने क्या बताया कि जो मैटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इन दोनों में अट्रैक्शन की वजह से एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन रियल में क्या होता है, बाद में बताया गया क्वांटम मैकेनिज्म में कि जो हमारे न्यूक्लियस होता है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और जिसकी वजह से हमारे एटम क्या है, एग्जिस्ट करता है। इन्होंने क्या बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट करके मतलब कोलैप्स हो जाना चाहिए, तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। बट इन रियल सिनारियो ऐसा कुछ नहीं होता और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे न्यूक्लियस के बीच में आराम से रिवॉल्व करते जाते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि फेल टू इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए, ठीक है। थर्ड जो है कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सबसे पहले कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। जनरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब कोई एक एनर्जी रेडिएशन पड़ती है, लाइट की रेडिएशन किसी मेटल पे पड़ती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक सर्टन थ्रेशोल्ड को पार करने के बाद वो मेटल्स की सरफेस को लीव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे मतलब इनका क्या कहना था क्लासिकल मैकेनिज्म का कि उन्होंने लाइट को एज अ वेव समझा था। तो इनके कहने का मतलब था कि अगर लाइट की ज्यादा इंटेंसिटी पड़ेगी किसी मेटल सरफेस पे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर डिम लाइट पड़ेगी, अगर उसकी इंटेंसिटी कम है तो जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन है वो भी कम होगा। बट एक्चुअली जब ये क्वांटम मैकेनिज्म में इसको एक्सप्लेन किया गया, इसको समझा गया, तो ये गलत पाया गया। वहां पे क्या बताया गया कि लाइट की जो एनर्जी है वो फॉर्म ऑफ फोटॉन है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेव। समझिएगा क्लासिकल मैकेनिज्म के द्वारा क्या था, लाइट एज अ वेव है, तो अगर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़ेगी, मतलब अगर तेज लाइट पड़ेगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन अगर डिम लाइट पड़ेगी तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिज्म उन्होंने क्या कहा, यहां पे लाइट एज अ पार्टिकल यूज मतलब बिहेव करती है। मतलब लाइट किससे बनी है, मेड ऑफ फोटॉन। ये पैकेट्स होते हैं फोटॉन की जो कि मेटल्स पे पड़ते हैं। तो ये फोटॉन की जिनकी जो एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का है ये इमिशन होता है। और इसी तरह जो फोर्थ ड्रॉबैक है वो क्या है, फेल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब ब्लैक बॉडी के रेडिएशन या ब्लैक बॉडी कर्व को भी classical mechanism was not able to explain. So these are the some important points which you should remember during writing your examination copy. Okay, तो इस सीरीज में हम आपको कैसे समझना है प्लस आपको कॉपी कैसे लिखनी सेमेस्टर की, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप प्रॉपर वे में समझ सकें चीज़ों को कैसे लिखना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा समझाई गई चीज़ें आपको समझ में आ रही, मैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के नंबर इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सीरीज़ मेरे को आगे बढ़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर लग रहा है आपको समझ में आती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।